हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए 300 एमसीक्यूज लगाने वाले हैं और ये बायोलॉजी के होंगे। इनको हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी जितने भी आपके ये एग्जाम आने वाले हैं, एलपी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेई, एनटीपीसी का खुद जो एग्जाम आने वाला है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी इससे पहले भी हमने कुछ और एमसीक्यूज किए थे प्रीवियस ईयर के, जैसे आरआरबी ग्रुप डी के किया था हमने, उसके बाद एएलपी का किया था, जेई का कुछ क्वेश्चंस हमने किया था। तो आपने देखा था वेरियस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगर आप इन सबको एक बार लगा लेते हो तो फिर आपके जितने भी एग्जाम हैं इनमें जरूर आपसे साइंस पूछा जाता है, लगभग 25 से 30 नंबर का। तो सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। तो मानव शरीर का जो त्वचा है ये आपका 3 लेयर इसमें होते हैं, एक बाहरी लेयर, एक अंदर का लेयर और एक बीच का लेयर। जैसे आप टॉप लेयर, बॉटम लेयर या फिर मिडिल लेयर कह रहे हो, और इनके नाम भी एक ही जैसे हैं। टॉप लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, बॉटम लेयर को हाइपोडर्मिस, और जो मिडिल लेयर होता है त्वचा का इसे केवल डर्मिस कहते हैं। तो हमसे तो टॉप लेयर यानी कि बाहरी परत पूछा था, तो एपिडर्मिस यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं। तो ये तो काफी आसान सा सवाल है। ये स्तनधारी हैं यानी मैमल्स होते हैं। बी आंसर हमारा करेक्ट है। ये हॉट ब्लडेड होते हैं यानी गर्म खून वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पक्षी वर्ग के जानवर होते हैं और जो स्तनधारी होते हैं ये हॉट ब्लडेड होते हैं, ठीक है, हॉट ब्लडेड। जबकि जो उभयचर और सरीसृप वर्ग के होते हैं यानी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे खून वाले होते हैं, राइट। तो बी आंसर हमारा करेक्ट था, ये सब स्तनधारी हैं। आगे, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। तो अगर आप क्लास वाइज इनको डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे मगरमच्छ और कछुआ ये आपके रेप्टाइल्स वर्ग से हैं, और ये जो मेढक है ये एम्फीबियन है, उभयचर है, और समुद्री घोड़ा ये आपका मत्स्य वर्ग का है, मीन वर्ग का या फिर पाइसेस क्लास का। तो ऐसे तो सब अलग अलग हैं, लेकिन जो मगरमच्छ है, कछुआ है और मेढक, ये दिख रहा है कि ये जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। लेकिन जो समुद्री घोड़ा है ये एक तरीके का मछली है जो कि केवल पानी में ही रहता है, इसी वजह से ये इन तीनों से अलग था। सो बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबका ध्यान दीजिएगा कि जो मछली होती है इसके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। जबकि जो एम्फीबियन होते हैं, उभयचर और सरीसृप रेप्टाइल्स जैसे सांप, छिपकली, इनमें केवल 3 कक्ष होते हैं, इनके हार्ट में केवल 3 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और एक निलय। जबकि पक्षियों और स्तनधारियों में, जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स, इनमें 4 कक्ष होता है, इनके हार्ट में 4 कक्ष होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। जैसे हम लोग भी हो गए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है। अब ये जो मगरमच्छ है ये आता रेप्टाइल्स से ही है ना, रेप्टाइल्स के अंदर ही आता है मगरमच्छ, तो इसमें भी 3 होने चाहिए थे, लेकिन इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो ये ध्यान दीजिएगा, मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल है या सरीसृप वर्ग से आने वाला जानवर है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक और आप ध्यान में रखना, जो कॉकरोच होता है इसके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। हमसे तो मछली का पूछा था जो कि मत्स्य वर्ग में आती है, और इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। डी आंसर करेक्ट है। आगे है, भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो क्या यह एक अजैविक पदार्थ है? नहीं, यही हमारा गलत है, इसी वजह से यही हमारा करेक्ट भी हो जाएगा। हमसे असत्य पूछा था। अगर आपको पहला ही क्वेश्चन दिख जाए कि गलत है तो आप टिक मार के आगे निकल लिया करो, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें तो यह एक रासायनिक क्रियाएं देता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यह एक जैविक पदार्थ है, हाँ ये आपका ऑर्गेनिक फूड है, इनऑर्गेनिक नहीं, तो सी भी हमारा सही था। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यह भी सही था, लेकिन यह एक इनऑर्गेनिक पदार्थ है, यही हमारा गलत था। आगे है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो इसे हम पेरिस्टालिसिस यानी क्रमाकुंचन कहते हैं। पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है कि जब भी हम खाना खाते हैं, जो फूड पाइप से होकर के नीचे जाता है, तो ये पेरिस्टालिसिस यानी क्रमाकुंचन गति करते हुए नीचे जाता है। यानी एक बार जो इसकी दीवारें हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार रिलैक्स करेंगे, और धीरे धीरे भोजन नीचे चले जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या होता है। तो ये सबको पता है, 7.4। ये अक्सर करके एग्जाम में आप देख रहे हो कि पूछ लिया जाता है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, यह क्या है, यह एक क्या है। तो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है इसे प्लाज्मा कहते हैं, तो ये एक द्रव है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। और ये हमारे ब्लड में कितना परसेंटेज इसका होता है, 55% होता है,
राइट। और बाकी के जो 45% है उनमें आपके कार्पसल होते हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे है कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है। तो जो मानव का हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है, सी आंसर हमारा करेक्ट है। और मस्तिष्क में भी ये फॉर ब्रेन में होता है, ठीक है, फॉर ब्रेन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फॉर ब्रेन बोले तो अग्र मस्तिष्क या फिर इसी को सेरेब्रम कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, सेरेब्रम। और आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि हमारे मस्तिष्क का या फिर कह लो कि हमारे शरीर में जो सोचने का काम करता है वो मुख्य रूप से कौन करता है, तो ये सेरेब्रम वाला पार्ट करता है। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये इसी के अंदर आता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, किसके, फॉर ब्रेन के अंदर। तो ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है, सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है, तो ये होता है मिथाइल मरकरी, बी आंसर हमारा करेक्ट है। चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है क्या, यानी कौन सा ऐसा रोग है, कौन सा ऐसा दोष है जो चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका है मोतियाबिंद, सी आंसर हमारा करेक्ट है। इसी को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं, है ना, मोतियाबिंद, ये आपका चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। बाकी आप जानते हो दूना, आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताया था, दूरदृष्टि दोष, ये डी फॉर दूरदृष्टि दोष, और ये उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक करने का मतलब कि जिनको दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, वो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और जिनको निकट होता है, एन फॉर निकट, वो अवतल, अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो दूना आप याद रखोगे, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। आगे है कि डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। अब नाम से ही पता चल रहा है परपोषित, यानी जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों द्वारा तैयार जो सामग्री है या भोजन है उस पर डिपेंड होते हैं, उसका सेवन करके अपना पोषण करते हैं। तो ये आपका परजीवी हो जाएंगे, प्राणिशम हो जाएंगे और अमृत पोषित हो जाएंगे। ये आपके परपोषित पोषण की एक पद्धति है, लेकिन जो स्वचालित है ये आपका परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। स्वचालित नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने द्वारा तैयार किए गए सामग्री पर डिपेंड होते हैं और उन्हीं का सेवन करके अपने आप को पोषित करते हैं। आगे है अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। तो अनुवर्तन किसको दर्शाता है, अनुवर्तन बोले तो ये किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है, दिशात्मक विकास को, राइट। इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है, तो आसान सा सवाल है, सबको पता है कि जूट या फिर सागौन या रबर, ये देख के ही लग जा रहा है आपको कि ये आपके प्लांट्स हैं, जबकि शहद ये आपका खाद्य पदार्थ है, सो ये आपका पादप उत्पाद नहीं है। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीकी को या तकनीकी के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये थे रॉबर्ट एडवर्ड्स, बी आंसर हमारा करेक्ट है। रॉबर्ट एडवर्ड्स को वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीकी, ये ध्यान दीजिएगा, निषेचन तकनीकी के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रॉबर्ट एडवर्ड्स को। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है, तो ये जो राइनोस्कोप है ये नाक की, ठीक है, ये हमारे शरीर के नाक की जांच करने वाला एक चिकित्सीय यंत्र है। कौन सा है ये, राइनोस्कोप, ठीक है, राइनोस्कोप। आगे है इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कौन सा ऐसा जल में प्राणी होता है जो छोड़ता है। तो जैसे आप देखते हो ना कि पानी के ऊपर काई जैसा, मतलब पत्ते जैसा कुछ तैरता रहता है, तो ये समुद्री जल में, जल के सतह पर ये तैरते रहते हैं। ये जो प्राणी है, ये जो जीव हैं, ये समुद्री जल के स्तर पर तैरते रहते हैं, और जैसे इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ये पानी में आणविक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में, कि सूर्य का प्रकाश उनके लिए चाहिए होता है, और उनके भी अंदर क्लोरोफिल होता है और इनके भी अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये कौन से प्राणी होते हैं, ये नाम इसका है फाइटोप्लैंकटन, ठीक है, डी आंसर हमारा करेक्ट है, फाइटोप्लैंकटन, जो समुद्रों के सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। आप कहोगे समुद्रों के सतह पर तो दिखते ही नहीं है, समुद्र बोले तो आप कह सकते हो जहां पर थोड़ा मतलब स्थिरता आ गई होती है उनके सतह पर, राइट। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड यानी शर्करा नहीं है। मोनोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल यूनिट होता है, यानी केवल एक ही यूनिट से ये बना होगा, जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये मोनोसैकेराइड है। लेकिन जो माल्टोज है ये डाइसैकेराइड है, यानी ये आपका 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से बना है। कौन कौन से, ये आपका ग्लूकोज के 2 यूनिट से मिलकर के बना है, इस वजह से ये डाइसैकेराइड है, माल्टोज, राइट।
ऐसे ही आपका सुक्रोज होता है, जो सुक्रोज है ये भी आपका डाइसैकेराइड है, और एक आपका लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज ये भी आपका डाइसैकेराइड है। आगे है न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात टीका या फिर ज्ञात जो जीका वायरस है, ठीक है, सिंपली जीका वायरस है, ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो जीका वायरस है ये मच्छर के काटने से फैलता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। मच्छर में भी आपको ध्यान देना है, जो एडीज मच्छर होता है उसके कारण, राइट। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है, मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियो का नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए था, ये हड्डी से संबंधित है, हड्डी के रोग से। ये आंसर हमारा करेक्ट है। हवा के परागण यानी पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? अगर पॉलिनेशन यानी परागण हवा के कारण हो तो इसे हम एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी फूल है, ठीक है, कोई भी फूल है, उसमें जो परागकण होते हैं, इनके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर परागकण होते हैं, ये अगर हवा से उड़ करके जाकर के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं ये पॉलिनेशन हो गया, है ना। तो अगर ये हवा से उड़ करके जाकर के बैठ जाए, है ना, खूब आंधी आ जाए तब, तो इसे एनिमोफिली कहेंगे। अगर आपने पानी भर दिया और उस पानी के कारण ये तैर करके दूसरे फूल पर जाकर के बैठ जाए, दूसरे फूल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर, तो इसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन हो। और अगर कोई कीड़ा इस पे आकर के बैठ जाता है ना, जैसे भौरे वगैरह आकर के बैठ जाते हैं, वो इन परागकणों को ले जाकर के इनके ऊपर अगर छोड़ दें तो इनके द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है इसे हम एंटोमोफिली कहते हैं, ठीक है, एंटोमोफिली। तो ये ध्यान दीजिएगा, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, राइट। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। आपको पता होगा कि लीवर अगर एक बार डैमेज भी हो गया तो आप इसे ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है या फिर कोई सिरप पीने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में आपको दिखता भी है ना कि कोई इसके लिए दवा है कि लीवर मेरा डैमेज हो गया है, कोई आप मुझे टॉनिक दे दो या कुछ भी दे दो, तो वो सब फर्जी हैं, ठीक है। कोई भी इसके लिए दवा नहीं बना है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आप खुद, यानी ये जो लीवर है वो खुद ठीक कर सकता है। केवल आपको इसके लिए सिंपली एक्सरसाइज वगैरह करना है और साथ ही साथ अच्छा खाना खाना है, तो ये अपने आप को ठीक कर लेगा, राइट। आगे है मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में पाया जाता है, यानी अग्नाशय में। और इसी में आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ही बीटा सेल होता है एक, और यही जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये बीटा सेल भी आप ध्यान रखना, ये बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन। कहाँ पर ये होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर होता है? ये अग्नाशय में होता है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर जो प्रसिद्ध हैं ये वैक्सीनेशन के लिए, ये आंसर हमारा करेक्ट है, वैक्सीनेशन के लिए फेमस हैं। इन्हें हम इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहते हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ ये वैक्सीनेशन के लिए फेमस हैं, और वो भी इन्होंने टीके, कौन से टीके का खोज किया था? चेचक, राइट, चेचक का। ये भी आप ध्यान में रखना। आगे है निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ये जो आप देख रहे हो जिनमें आपको इनके शरीर पर ऊन जैसे जो आपको दिख रहा है मटेरियल, इसीलिए इनको पाला जाता है, इनका नाम है अल्पाका, ठीक है, अल्पाका। ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव इनमें से आपका है प्रोटोजोआ, राइट, प्रोटोजोआ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी जो एनिकोडर्स हैं या फिर एंथ्रोपॉड्स या एनिलिड्स, ये आपके बहुकोशिकीय हैं या मल्टी सेलुलर हैं। अगर हम बात करें कुछ और इनके एग्जाम्पल की, तो क्लैमाइडोमोनास ये आपका हो गया, ये भी यूनिसेलुलर है। और प्रोटोजोआ तो है ही। पैरामीशियम या फिर जितने बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं या जो यीस्ट होते हैं, खमीर, और जो नोस्टाक होते हैं, ये सब यूनिसेलुलर हैं। और मल्टी सेलुलर आपको पता है, जिसमें काफी सारी, मतलब अधिक से बहुत सारी कोशिकाएं, पौधे हो गए, जंतु हो गए, हम लोग हो गए, कवक हो गया यानी एल्गी, और फंजाई, शैवाल, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। आगे है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी आंसर हमारा करेक्ट है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो एक बार और देखिएगा ध्यान से कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों
एवं अन्य जीवों के संरक्षित यानी जो दब गए थे और सड़ गए हैं, गल गए हैं, उनके अवशेषों या फिर चिन्हों के अध्ययन को ही हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सी आंसर हमारा करेक्ट है। आपको एग्जाम में जीवाश्म विज्ञान लिख करके नहीं आएगा, नहीं तो ये तो आसान हो जाएगा, आप ऐसे ही देख करके ही बता दोगे। पैलियोंटोलॉजी आप ध्यान में रखना, हिंदी में भी आपको यही पैलियोंटोलॉजी ही लिख करके आएगा, राइट। धमनियां यानी आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं। कैसे, किस टाइप के रक्त का ये वहन करती हैं, जो कि किससे भरी होती हैं? तो आर्टरीज प्योर ब्लड का वहन करती हैं, राइट, यानी शुद्ध रक्त का। और प्योर ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, बट ये कम होते हैं ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये प्योर ब्लड होता है जो कि आर्टरीज यानी धमनियों में फ्लो करता है। और वहीं पर जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड ये हमारे वेन्स में जो नसें होती है ना, नसें, इसमें फ्लो करता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून होता है, जिसे हम अशुद्ध रक्त कह रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें बहुत कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। और ये आपका किस में है? वेन्स में। और वेन्स को ही हम नसें कहते हैं, जो हमारे शरीर के ऊपरी सतह पर दिख रहे होते हैं, ठीक है ना, नीले कलर का। तो ये हमारे शरीर के ऊपरी सतह पर होते हैं, राइट। और जबकि ये जो प्योर ब्लड जिसमें फ्लो रहा है, आर्टरीज यानी धमनियां, ये थोड़े गहराई में होते हैं, ठीक है, गहराई में होते हैं। तो ये रहा आपका आर्टरीज। आगे है विश्व क्षय रोग यानी टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोनों लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, आपका अक्सर करके किसी भी एग्जाम में आपके जीके में पूछ लिया जाता है, और आप इसको बायोलॉजी से भी देख सकते हो। तो 24 मार्च ये आपका करेक्ट आंसर है। जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी दिवस है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे है ओटीसी यानी ओवर, आप कह सकते हो इसको ओवर द काउंटर दवा। क्रोसिन एक कौन सी दवा है? तो ये एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है, आपने इसका नाम सुना होगा, क्रोसिन का। इन दवाओं को हम क्यों कह रहे हैं ओवर द काउंटर? क्योंकि ये बिना डिस्क्रिप्शन के ही, ठीक है, बिना डिस्क्रिप्शन के ही कोई भी अगर इसको मांगता है तो दिया जा सकता है मेडिसिन या मेडिकल शॉप से, ठीक है। तो ये ऐसी दवाएं होती हैं ओटीसी जिनको बिना डिस्क्रिप्शन के दिया जा सकता है। तो क्रोसिन ये एक जो दवा है, ये ओटीसी टाइप की है, और ये दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है, यानी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा है, राइट। आगे है किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? तो कॉड लिवर ऑयल यानी मछली के तेल में। सी आंसर हमारा करेक्ट है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी जो है ये आपका कैंसर, डी आंसर हमारा करेक्ट है, कैंसर से जुड़ा हुआ ऑन्कोलॉजी। पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है, पादप पहले ही बोल दिया, तो ये पौधों का अध्ययन किया जाता है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? अब नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की बात हो रही है, प्राकृतिक, तो नींबू हो गया, आलू हो गया, टमाटर, ये आपके प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट हैं। लेकिन ये जो शिमला मिर्च है, ये आपका ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। यहाँ पर जो ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है कि ऐसे एजेंट जो खाने में उनको सॉफ्टनेस थोड़ा प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनको फूलने का काम करते हैं, फुलाने का, ठीक है। तो ये आपके नींबू, आलू और टमाटर ये ब्लीचिंग एजेंट हैं, वो भी नेचुरल, लेकिन शिमला मिर्च ये आपका नहीं है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो ये कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, चिकन पॉक्स जब भी पूछे तो ये वेरिसोला के यानी वेरिसेला वायरस के कारण होता है, जबकि जो स्मॉल पॉक्स होता है ये वेरियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो दोनों में आप अगर हिंदी में लिखा होगा नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, इंग्लिश में कन्वर्ट का ऑप्शन तो अब आता ही है, हर एक एग्जाम में होता है। तो चिकन पॉक्स जो होता है ये वेरिसेला वायरस से, और स्मॉल पॉक्स ये वेरियोला वायरस के कारण होता है, राइट। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 to 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किसके रूप में जानते हैं? देखिए, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपके बॉडी का, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है, मतलब इतना ही होता है एग्जैक्ट। तो अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर इससे कम होने लगे, और कम होते होते 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब आ जाए, ठीक है, यानी आप कह लो 3 से लेकर के 5 या 6, 7, 8 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट कम हो जाए, तो इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया। लेकिन अगर यहीं पर ये जो टेम्परेचर है वो और बढ़ने लगे, यानी 98 से ऊपर आते आते 101 डिग्री, आप कहते हो ना 100 डिग्री का बुखार आ गया,
100 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर है, तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर पहुँच गया तो इसे हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हाइपो है तो ये बस आपका हाइपर हो जाता है, हाइपर, और बाकी सब वहीं रहता है, हाइपर थर्मिया, इसे हम हाइपर थर्मिया कहते हैं। और भी अगर अधिक हो गया, जैसे 104, आप कहते हो ना कि 104 डिग्री का बुखार लग गया, तो ये काफी सीवियर केस हो जाता है, और इससे अधिक गया तो फिर बचने का चांस नहीं होता है। तो हाइपर पायरेक्सिया इसे कहते हैं, जब ये कंडीशन आ जाती है ना तो इसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। तो फिलहाल में हमसे पूछा था अगर कमी आ जाए लगभग 5 से लेकर के 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो काफी ज्यादा दे दिया है, लेकिन अगर आपको केवल 3, आप कह सकते हो 3 डिग्री फ़ारेनहाइट ही केवल कमी आ जाए तो इसको हम हाइपोथर्मिया के कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। आगे है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो इसे हैचलिंग कहते हैं। डी आंसर हमारा करेक्ट है। मानव शरीर में अग्नाशय यानी पैनक्रियाज किसका एक भाग है, तो ये आपके पाचन तंत्र का ही एक भाग है, पैनक्रियाज। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस तो काफी लोग इससे परेशान हैं, ये आपका गुर्दे की खराबी है यानी रेनल फेल्योर है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है, तो मानव शरीर का जो कंठ होता है इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। सी आंसर हमारा करेक्ट है। वॉइस बॉक्स कह लो या फिर इसी को आप वोकल कॉर्ड कह लो, ठीक है, वोकल कॉर्ड। और ये जब वाइब्रेट होता है तब हमारे वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं। आगे है एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है इनमें से, तो एबी आपको पता है कि ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है, तो ये जो प्रोस्टेट है ये एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कि मानव शरीर में ये जो यूरेथ्रा है यानी मूत्र मार्ग है ठीक इसके ऊपर होता है, और ये जो ब्लैडर है जो मूत्राशय है ठीक इसके नीचे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और अगर कोई पूछे कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसके लिए या फिर ये मेनली किस में पाया जाता है, तो केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में ये नहीं होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। महिलाओं में एक स्कैन ग्लैंड होता है, ठीक है, स्कैन ग्लैंड करके होता है, इसी को लोग कह देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड महिलाओं के लिए, बट ये केवल पुरुषों में होता है, और इसका काम है जो स्पर्म बनता है ना उस स्पर्म को लिक्विड फॉर्म, मतलब लिक्विड फॉर्म बोले तो उसको तरलता प्रदान करना ताकि वो बाहर निकल सके आपके मूत्र मार्ग से, तो ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। बी आंसर हमारा करेक्ट है कि प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। आगे है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा वाहन होता है, इसका मच्छर के द्वारा होता है, ए आंसर हमारा करेक्ट है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो डीएनए को सबसे पहले अलग किया था फ्रेडरिक मियस्चर ने, ए आंसर हमारा करेक्ट है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं, अनैच्छिक जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, तो ऐसे कौन से हो जाएंगे, देखिए जो दिमाग है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप चलाओगे, आपकी मर्जी होगी, अगर दिमाग ही नहीं है तो कहाँ से चलाओगे, तो ये आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। जबान चलाना, किसी का जबान ज्यादा चलता है किसी का नहीं चलता है, लेकिन वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक जबान को चला सकते हो। लिम्ब, लिम्ब का मतलब यहाँ पर जैसे आपके पैर हो गए तो इनको आप आगे पीछे अपने मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जो हार्ट है इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। ये हार्ट बीट जो है, हार्ट में जो आपका हार्ट बीट हो रहा है ये नेचुरली होता है, अगर आपने इसको रोकने का प्रयास भी किया तो आप रुकोगे नहीं बल्कि ऊपर उठ जाओगे, ठीक है, यानी आपका टिकट कट जाएगा। तो ये आपका अनकंट्रोलेबल मसल है, यानी अनैच्छिक मांसपेशियां हैं जो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। हार्ट हो गया ऐसे जैसे आपकी आंखों की पुतलियां हो गई, जब ज्यादा लाइट पड़ता है तो ये अपने आप को छोटी कर लेती हैं, कम लाइट पड़ता है तो बड़ी कर लेती हैं, तो ये भी एक अनैच्छिक मांसपेशी है, राइट। तो फिलहाल में सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि इनमें से किसमें एथेनोइक एसिड होता है, तो एथेनोइक एसिड आपको पता है सफेद सिरका, सी आंसर हमारा करेक्ट है, विनेगर, राइट। एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड किसमें होता है, सफेद सिरके में, नींबू के रस में या संतरे के रस में सिट्रिक एसिड होता है, और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूजेनिक्स, ये आंसर हमारा करेक्ट है, यूजेनिक्स यानी विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, यूजेनिक्स। अंग्रेजी आईवी क्या है, अंग्रेजी जो आईवी है ये एक जहरीला पौधा होता है जो पेड़ों पर या फिर दीवारों पर चढ़ करके ऐसे मतलब चढ़ करके फूलने फलने वाला पौधा है। ये यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है, लेकिन इसका यूज हम दवाओं में करते हैं बहुत ही कम मात्रा में, मतलब दवा बनाने के लिए इसका यूज होता है। ये थोड़ा सा भी इसकी मात्रा अगर अधिक हो गई तो ये जहरीला हो सकता है।
आगे है मनुष्य यानी मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन है? तो मैमल्स जिसमें आपका सुअर हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, लेकिन जो छिपकली है ये आपका मैमल्स नहीं है, यानी ये जो आपकी छिपकली है रेप्टाइल यानी सरीसृप वर्ग से है, ठीक है। तो सरीसृप वर्ग, राइट। आगे है कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी बोले तो नाम भी दे दिया कवक, तो ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो गया। बी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और ये जो कुकुरमुत्ता है ये क्या है? आपका कवक है। आगे है मेलियोडोसिस। ये जो मेलियोडोसिस है ये क्या है? तो ये एक संक्रामक रोग है। मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? ये एक पशु निद्रा है। सुस्ती जो एस्टिवेशन है ये एक पशु निद्रा है। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है टार्टिग्रेड। टार्टिग्रेड कहते हैं ऐसे जानवर को, या आम भाषा में इसे हम लोग जल भालू कहते हैं, या फिर मांस पिगलेट भी इसको नाम दिया गया है। तो टार्टिग्रेड, मांस पिगलेट, जल भालू ये तीनों एक ही चीज है जो कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। आगे है निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो एक्स किरणों की अगर खोज की बात हो तो विल्हेम रोएंटजेन इन्होंने करी थी, ठीक है। विल्हेम रोएंटजेन ने एक्स किरणों की खोज करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? स्टेम सेल बोले तो ऐसे सेल जो किसी जीव से निकाला गया हो और आगे चल करके नवीन सेल का निर्माण करने में सहायता करता है। तो ये जो एम्बिलिकल है यानी नाभि रज्जु, और जो फेटल है यानी भ्रूण, और जो एम्ब्रियोनिक है, ये ऐसे जीव हैं, सॉरी ऐसे सेल हैं जो जीव से निकाले जाते हैं, लेकिन ये आगे चल करके आगे अगले नए सेल का निर्माण करने में सहायता करते हैं। लेकिन जो फैट है ये आपका स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। सो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है बोला है, तो ये आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि शुरुआती स्टेज में होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है ये खत्म हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है आरबीसी में। वैज्ञानिक का नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्या थे? तो ये क्रो मैग्नन। बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो अगर करता है पूछा होता तो पहला तो ऑप्शन आपका हाइड्रा पर ही जाता, लेकिन साथ ही साथ ये जो एनेलिडा है, सॉरी हाइड्रा के बाद ये जो मूंगा है और स्पंज है, ये आपके बडिंग करते हैं। लेकिन जो एनेलिडा में आते हैं, जितने भी जीव एनेलिडा वर्ग में आते हैं, ये सॉरी एनेलिडा संघ में आते हैं, ये बडिंग नहीं करते, मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। तो इसी को हम लोग कॉरल भी कहते हैं, मूंगा को। कॉरल, हाइड्रा और स्पंज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी इनमें जरूरी नहीं कि नर और मादा दोनों हो तभी ये प्रजनन करेंगे, ठीक है। केवल एक ही जनन अंग हो तब भी ये प्रजनन कर लेते हैं। लेकिन जो एनेलिडा संघ से आते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था इनमें से कौन सा जीव बडिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो जो किडनी की पथरी होती है इसका निर्माण करने वाला जो सर्वाधिक सामान्य यौगिक है यह है कैल्शियम ऑक्सलेट। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो कितनी टेस्ट बड होती हैं, ठीक है, टेस्ट बड। तो ये आपका होता है 2000 से लेकर के 8000 तक। तो मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती हैं? 2000 से 8000। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये पेनिसिलिन थी। पहला आंसर हमारा करेक्ट है, पेनिसिलिन थी ये। जियोट्रोपिज्म क्या है? जियो नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है ये अर्थ से रिलेटेड है, यानी गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ये आपका होता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किस में विकसित किया गया था? तो ये किया गया था जापान में। जापान में वैज्ञानिकों का कहना था कि उन्होंने पहले स्टेम सेल से मानव यकृत के ऊतकों को विकसित किया जो अंगदाताओं को गंभीर कमी को कम करने के लिए वादा करता है। तो ये कहाँ विकसित किया गया था? पहला मानव लीवर स्टेम सेल की मदद से, जो अभी हमने पढ़ा ना, स्टेम सेल आगे चल करके नए सेल्स को बनाने में मदद करता है, तो ये जापान में विकसित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो चाहे वो पनीर हो, चाहे वो अंजीर हो या कोलार्ड ग्रीन्स, ये सारे के सारे कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है, लेकिन ये जो आपका गाजर है ये आपका कैल्शियम का एक स्रोत नहीं है। इसी वजह से डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी हमारा करेक्ट है। आगे है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, आप देखते भी हो जब भी आप किसी भी रोग से संक्रमित होते हो तो आपको एक एंटीबायोटिक्स जरूर दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकती हैं, राइट। तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है जब भी बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग है उसमें आपको एंटीबायोटिक्स जरूर दिया जाता है। आगे है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो ये 60 से 100 धड़कन पर मिनट। ये बोर्ड का आंसर है, 60 से 100 मिनट। कहीं कहीं पर आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखोगे, है ना, मतलब जो रेंज है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट बोर्ड द्वारा दिया गया, मतलब कोई कोई एग्जैक्ट दे देता है कि 72 to 75 ऐसे करके। तो वयस्क में सामान्य रूप से जो दिल के धड़कने की दर है वो 60 से 100 धड़कन पर मिनट है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये है हमारा विटामिन के। और ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनेरियोलॉजी जो है ये सपने का अध्ययन है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ये देखिए, सोलेनम ट्यूबरोसम और एक सोलेनम लाइकोपर्सिकम, दोनों में सोलेनम है, थोड़ा एक ही जैसे हैं। तो ये जो सोलेनम ट्यूबरोसम है ये आलू का वैज्ञानिक नाम है, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। और प्याज की अगर हम बात करें तो एलियम सेपा ये प्याज का हो गया। कद्दू की बात करें तो कुकुरबिटा पेपो, ठीक है, ये कद्दू का वैज्ञानिक नाम है। तो आलू हमारा करेक्ट आंसर था, सोलेनम ट्यूबरोसम। जरायुक्ता क्या है? जरायुजता क्या है? ये कशेरुकी जो जीवित जन्म लेते हैं, यानी ये ऐसे जीव आपके हो गए जो पहले से मतलब विकसित होते रहते हैं, भ्रूण में ही विकसित हो जाते हैं तब जन्म लेते हैं, उन्हें हम जरायुजता कहते हैं, है ना। मतलब जो जीवित जन्म लेने का मतलब है थोड़ा विकसित हो जाते हैं, डेवलप होने के बाद जन्म लेते हैं, तो ये जरायुजता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है, यानी एक्सियल बोन नहीं है? कह रहा है नहीं है, एक्सियल बोन नहीं है। तो कपाल आपका हो गया, मेरुदंड, पसली, ये तो आपके एक्सियल बोन है, लेकिन जो कंधा है ये एक्सियल बोन नहीं है। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? जब हम खाना खाते हैं उनमें जो भी प्रोटीन होते हैं, जो हम प्रोटीन लेते हैं हमारे पेट में जाकर के, ये अमीनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं, राइट। अमीनो एसिड में आप कहते हो ना, अमीनो एसिड या पेप्टाइड में, तो इनमें मेनली आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है विल्हेम वुंदत को, ठीक है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। अगर पूछे व्यवहारिक यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है तो विल्हेम वुंदत को। सी आंसर हमारा करेक्ट है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो मानव त्वचा की जो औसत मोटाई है, ये बोर्ड वाले ने जो आंसर दिया है वो बी दिया है, 0.5 mm। आप कहीं कहीं पर देखोगे ये 2 mm दिया गया है कि 2 mm औसत जो मोटाई होती है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स की अलग अलग मोटाई होती है ना। जैसे हाथों की हथेलियों की कुछ और ही होती है, और आपके जो त्वचा और हैं, जैसे मतलब चेहरे पर जो हो गया, या फिर जो आपके आंखों के ऊपर जो त्वचा है उसका। तो सबसे पतला अगर हम बात करें तो जो आंखों पर आपकी पुतलियां होती है ना, उसके ठीक आंखों के ऊपर जो त्वचा होता है वो सबसे पतली होती है। लेकिन जो हथेली की त्वचा होती है ये लगभग 3 mm की होती है। तो इन सबको अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज तो आपका 2 mm आएगा, ठीक है, 2 mm होता है। बट बोर्ड वालों ने 0.5 mm दिया था। तो अगर आपको 0.5 दिखे तो आप भी इसी पर जाना, क्योंकि बोर्ड ने खुद जब इसका आंसर इतना दिया है तो बाकी क्या ही कहना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो हाइड्रोजन है, फास्फोरस भी है, कार्बन भी है, लेकिन लेड नहीं है, ठीक है। तो लेड मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो ये डिप्थीरिया, ठीक है, किसके? ये डिप्थीरिया के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये आपके थे एमिल वॉन बेहिंग करके थे, ठीक है। नाम भी तो इन लोगों के अजीबोगरीब होते हैं, एमिल वॉन बेहिंग। इनको 1901 में डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार था। ये दोनों आपके जी के साथ ही साथ जीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बी आंसर हमारा करेक्ट है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो जारी होने वाला ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है, राइट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की जो हलचल है, मूवमेंट है, उसको क्या कहा जाता है? इसे हम लोग सक्रिय परिवहन कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है कि कोशिका की हलचल किसके खिलाफ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जो कोशिका की हलचल है इसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए अभी हमने देखा था जो बडिंग था यानी मुकुलन और बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये आपके सारे के सारे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं जिसमें केवल एक ही जनन अंग होगा। लेकिन जो पर निषेचन है, नाम से ही आप देख लो, पर निषेचन यानी जो दूसरों के साथ निषेचन करता हो, है ना, मतलब जिसमें दो जनन अंग चाहिए ही चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका अलैंगिक नहीं बल्कि लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। तो ये एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं था, इस वजह से डी आंसर हमारा करेक्ट है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को यह वापस हमारी आंखों में परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर खट्टा है, टार्टरिक एसिड, इमली खट्टा है, टार्टरिक एसिड, है ना, लेकिन जो लेमन हो गया या ऑरेंज हो गया उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और ये जो इमली है और ये अंगूर है ये भी मतलब खट्टे मीठे दोनों होते हैं, बट इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, राइट। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये टोटल 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। आई बॉल को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपॉइड सुपर फैमिली में से इनमें नए जमाने या पुराने जमाने के बंदर होते हैं और साथ ही साथ होमिनोइड्स ये भी आपके होते हैं। जो नहीं होता है वो है एंथ्रोपिथेकस। ये डी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है, एंथ्रोपिथेकस ये एंथ्रोपॉइड सुपर फैमिली में से एक नहीं है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये तो आप कॉमन सेंस लगाकर भी बता सकते थे। अगर आप सोचो आप 50 किलो के हो, इसमें से 8 से 10% यानी लगभग 4 केजी, ठीक है, आपका केवल शरीर के वजन का केवल 4 केजी यानी 50 केजी को उसमें से 4 केजी अगर आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क ही हो गया तो आप उसको लेकर के कैसे चलोगे? तो ये आपका शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। यानी अगर आप 50 केजी के हो तो जो आपका मस्तिष्क है वो 1 केजी का होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का लगभग। तो ए आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? ठीक है, सिंपली ये पूछा गया है कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें जो भोजन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है? तो ये इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, ठीक है, इंजेशन के द्वारा जाता है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपका बीटी कॉटन है या गोल्डन राइस है या अल्फ्लोरा है, ये सारे के सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, लेकिन जो भिंडी है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये एडीएच का पूरा नाम है। और आरएमएबी, ठीक है, आरएमएबी जो दवा है अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा, ये जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। इसका मतलब ये आपका थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि बायोलॉजी से भी रिलेट करता था, इस वजह से इसमें रख दिया गया है। तो यह दवा किस बीमारी के काम आती है? तो ये जो दवा है ये रेबीज रोधी दवा है। रेबीज रोधी यानी कि जब भी आप देखे हो रेबीज से ग्रसित कुत्ता या फिर बंदर आपको काट लेता है तो आपको रेबीज हो जाता है, लेकिन ध्यान देना ऐसे नहीं कि कोई भी कुत्ता काट लिया और आपको रेबीज हो जाए। वो जो कुत्ता है वो भी रेबीज से ग्रसित होना चाहिए या फिर जो बंदर है वो रेबीज से ग्रसित होना चाहिए, तब आपको रेबीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी वजह से आपको चेक कराना जरूरी होता है। तो ये रेबीज रोधी दवा है जो आपका आरएमएबी दवा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्या पता पूछ ले। टॉक्सिकोलॉजी ये किसका अध्ययन है? टॉक्सी नाम से ही पता चला, टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर, ये जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, राइट। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो ये आपका एन्यूरिज्म और कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डियल रप्चर, इनमें तो नाम से ही पता चल रहा है कार्डियो लगा है तो ये हार्ट से संबंधित है, लेकिन ये जो एन्यूरिज्म है ये भी आपका हार्ट से संबंधित बीमारी है, जो कि धमनियों का एक जो आर्टरीज होती है ना आपकी आर्टरीज यानी जो धमनियां होती हैं इनका एक फैलाव होता है, इनसे रिलेटेड इनको ये थोड़ा कमजोर कर देती हैं। और आर्टरीज अगर बोल दिया यानी धमनी, तो ये सीधा सीधा किससे रिलेट हो गया? आपके हार्ट से रिलेट हो गया, है ना। तो ये आपका हार्ट से संबंधित बीमारी है। लेकिन डिप्थीरिया ये आपका हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं है,
ये आपका नाक और गले से संबंधित बीमारी है, राइट, डिप्थीरिया। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ पर बात हो रही है, माउथ से जो शुरू होता है, फिर आपके ऐसे इसोफेगस से ऐसे बनाते हुए आपके स्टमक में एंटर करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए फिर आपके गुदा तक आकर के, जिसको एनस कहते हैं, वहां पर खत्म हो जाता है। तो ये जो टोटल लेंथ होती है लगभग 9 मीटर होती है, 9 मीटर, राइट। और इसमें जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला था आपका पार्ट, यही 6 मीटर हो जाता है ना। तो 9 मीटर टोटल। और ये ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा जो इसका हिस्सा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है 6 मीटर लगभग। तो ये कितने मीटर का होता है? 9 मीटर करेक्ट आंसर है। आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है? तो ये एक आनुवांशिक प्रकृति है, ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट है, आनुवांशिक है, जेनेटिक है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। पीला बुखार यानी येलो फीवर, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर मच्छर बेचारे शांत होते हैं, आप देखे हो, चाहे वो बीबी हो या फिर मादा मच्छर हो, दोनों का काम क्या है? खून चूसने का। तो नर मच्छर बेचारे तो एकदम शांत होते हैं, है ना। किसके काटने से ये होता है? मादा मच्छर के काटने से, ये वाहक होते हैं। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में भी बनता है, जिसकी वजह से हमको थकान महसूस होती है, राइट। आगे है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो जिगर है ये भी आपका ग्लैंड है यानी ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय आपका ग्रंथि नहीं है। सो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो लीवर है ये भी आपका ग्लैंड है, क्योंकि ये भी जूस का स्राव करती है, जूस सीक्रेट करती है। कौन सा जूस ये सीक्रेट करती है? बाइल जूस, है ना। और ये जो बाइल जूस है जो सीक्रेट करती है आकर के गॉल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में स्टोर होता है। तो ये स्टोर केवल करता है, ऐसा नहीं कि जूस का सिक्रेशन करता है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गन जो जूस का सिक्रेशन या स्राव करते हैं उन्हें हम ऑर्गन कह सकते हैं, या फिर जो हार्मोन रिलीज करते हैं उन्हें हम ग्लैंड कहते हैं, राइट। तो ये भी आपका जूस का सिक्रेशन कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का ग्लैंड है, ग्रंथि है। तो फिलहाल में डी आंसर करेक्ट है, पित्ताशय ये हमारा ग्लैंड नहीं था। रक्ताल्पता एनीमिक स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्ताल्पता देख करके ही आपको पता चला रक्त की कमी, जिससे आपको एनीमिया हो जाता है, ये आरबीसी की कमी के कारण होता है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये नेफ्रोलॉजी में भी ये NEPH नाम देकर के आपको कुछ याद आ रहा होगा, नेफ्रॉन, ये आपका होता है फंक्शनल यूनिट किसका? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी का ये फंक्शनल यूनिट होता है, ये जो आपका नेफ्रॉन है, राइट। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सी यानी गुर्दे से। आगे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? यानी CaOH का जो ट्वाइस होता है, यहाँ पर आप नींबू पानी पीने मत बैठ जाना, यह आपका सिंपली है चूना पानी आप कह लो, ठीक है, चूना पानी, या फिर आप इसको कहते हो बुझा हुआ चूना, राइट, बुझा हुआ चूना, CaOH का ट्वाइस। और अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो अनबुझा चूना है इसी पर जब आप पानी डाल देते हो तो ये बुझ जाता है, यानी बुझा हुआ चूना जिसको आप अपनी दीवारों पर लगाते हो, ठीक है, इसको व्हाइट करने के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना है। आगे है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, कह रहा है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, ये पहला ही आंसर आपका करेक्ट है, यानी फर्मेंटेशन के लिए कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर होता है, ठीक है, खमीर, ये फर्मेंटेशन के लिए कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बायो से तो है ही नहीं, ये आपका कॉर्डरेड या फिर क्रिप्टोलॉकर, मेलिसा, डॉक्टर वेब, इनमें से ये जो आपका है ये एक एंटीवायरस है, ठीक है, डी आंसर हमारा करेक्ट है। थोड़ा साइंस से रिलेटेड हो गया, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, बट डॉक्टर वेब ये आपका एक एंटीवायरस है, बाकी सब एंटीवायरस नहीं है। आगे है, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पाश्चर को रेबीज का टीका, ठीक है, डी आंसर हमारा करेक्ट है। रेबीज का टीका खोजने के लिए लुई पाश्चर जिम्मेदार हैं। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसेन, ये आंसर हमारा करेक्ट है, हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या हैंसेन, ये तीनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको एंथ्रोपोलॉजी मत कर देना,
क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो मनुष्य के अध्ययन को कहते हैं हम लोग, मानव को। लेकिन ये कह रहे हैं मानव जैसी प्रजातियों, जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष, इनके आदि के व्यवहार के अध्ययन को हम लोग प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। सी आंसर करेक्ट है। जबकि अगर पूछता मनुष्यों का जो अध्ययन है तो वो एंथ्रोपोलॉजी होता। एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनाफिलीज, जो मादा एनाफिलीज होता है बेसिकली वो मलेरिया और फाइलेरिया, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। ये जो एनाफिलीज मच्छर हैं ये इन दोनों मलेरिया और फाइलेरिया में ये कैरियर का काम करते हैं, यानी वाहक का काम करते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो प्रोटोजोआस जैसे होने वाला जो रोग है मलेरिया, इसमें जो पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर के जाते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो ये इबोला बुखार, ठीक है, इबोला बुखार का ये कारण बनते हैं, राइट। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना और कितना होता है? तो सामान्य मानव का जो खून होता है उसके बहने का जो समय होता है कि कब तक ये, यानी इससे ज्यादा नहीं बहना चाहिए, तो 2 से 7 मिनट, और कब तक ये जम जाना चाहिए, तो 3 से 10 मिनट, ठीक है। तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी बोर्ड आंसर दे आप उसी को मान करके चला करो, राइट। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो कौन सा इसमें से एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया संबंधी रोग है? तो मायो जो ओकार्डियल है, ये कॉर्डी नाम से ही पता चला हड्डी का रोग है, और ये पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, और दाद ये फंगल डिजीज है। लेकिन जो सिफिलिस है, उपदंश, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं इन्हें वेक्टर कहते हैं। बी आंसर हमारा करेक्ट है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना है। तो डीएनए जो टेस्ट होता है ये बेसिकली आप कह लो वंश, कुल या जातीयता को पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये पोलियो के परीक्षण के लिए नहीं किया जाता। सो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक ये पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो जीवन से परे मौजूद जीवन संभावनाओं से संबंधित जो स्टडी है उसको हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। डी आंसर हमारा करेक्ट है। एक्स से कुछ आपको याद आ रहा होगा, अपने एक्स को नहीं याद करना है, बल्कि इस जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जो जीवन है, वैसे भी ये आपके जीवन से परे है, जो एक्स है ना, आपकी जो एक्स है आपके जीवन से परे है। तो एक्स बायोलॉजी ये जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाएं हैं उनसे संबंधित अध्ययन कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जोनास साल्क। डी आंसर हमारा करेक्ट है। अगर ओरल पोलियो वैक्सीन आपसे पूछे किसके द्वारा विकसित किया गया था, जोनास साल्क के द्वारा। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए जो टीका था ये एडवर्ड जेनर, ये हम लोग देख चुके हैं। डैश लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है? तो लुप्त प्राय जो मतलब अब खत्म हो गया है, तो ये आपका है पोडोफाइलम, ठीक है, पोडोफाइलम ये एक लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी जब डॉक्टर आपके दांतों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो आपको एनेस्थेटिक या फिर कह लो आप एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है, तो उसमें मेन रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी आंसर करेक्ट है। जिससे आपके जहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है उसके आसपास के जितने भी आपके पार्ट्स हैं बॉडी के उनको शून्य कर दिया जाता है, तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाता है। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O, ये आपका लाफिंग गैस भी है, ठीक है, ये भी आप ध्यान देना, ये आपका क्या है, लाफिंग गैस N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? ये तो काफी आसान सा सवाल है। विटामिन डी। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% नाइट्रोजन है। ये पहले के बहुत बचपन का क्वेश्चन हो गया। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपको ग्वाइटर यानी गंडमाला, राइट, ये आपको रोग हो जाता है ग्वाइटर। ये जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड जो कि आपके जो ट्रैकिया होता है गले में ठीक उसके ऊपर होता है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये डिमांड करता है आयोडीन का, और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है
तो ये और डिमांड करता है, ये और ग्लैंड बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है, और ये बढ़ते बढ़ते कब आप इसके ग्वाइटर यानी गंडमाला के शिकार हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है ना। या इसी को हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, घेंघा। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आप दोनों नाम याद रखिएगा, घेंघा या गंडमाला या इंग्लिश में ग्वाइटर, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, अर्कनोलॉजी। ये आंसर हमारा करेक्ट है, अर्कनोलॉजी कहते हैं। जितने भी ये अध्ययन है, नए नए अध्ययन आप ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई जरूर आपका एग्जाम में आएगा। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो पाचन में मदद करने के लिए सिंपली हमारा हो गया HCl। कहाँ पर है, ये डी आंसर हमारा करेक्ट है। HCl आपको पता है कि हमारे स्टमक में HCl सीक्रेट होता है ना, जो म्यूकोसा वाल होता है वहां से, तो ये आपका पाचन में मदद करता है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है, ये देखिए अगेन एक जो अध्ययन है सोरोलॉजी, ये छिपकली का अध्ययन है, राइट। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, सोरोलॉजी। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है, कौन सा मनुष्य का अध्ययन कहलाता है या होता है, देखिए अब आया ना मनुष्य का अध्ययन, तो ये आपका एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। सी आंसर हमारा करेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन मानव संबंधित जितने भी आपके वानर या फिर वनमानुष ऐसे था ना, उनका अध्ययन जो था वो आपका क्या कहला रहा था, प्राइमेटोलॉजी। सबसे बड़ा मानव कोशिका कौन सी है इनमें से, तो ये आपका है ओवम, ठीक है, ओवम, या इसी को हम लोग मादा अंडाणु कहते हैं, ठीक है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे जो छोटी कोशिका होती है ये माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा। यह आकार में लगभग 10 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है, ये डाटा ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है। बाकी सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात करें ऐसे ओवरऑल जनरल, तो ये आपका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, और अगर मानवों में बात किया जाए तो ये ओवम होता है, ठीक है, ओवम। और वहीं पर सबसे लंबी अगर बात किया जाए जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तो ये तंत्रिका कोशिका होती है, राइट, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो देखिए जब भी आपको ऐसे धमनी दिखे, ठीक है, धमनी, तो ये शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, ठीक है, शुद्ध रक्त। और अगर सिरा आपको दिखे लिखा हुआ तो ये अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है आपके हृदय तक। अगर इसी धमनी के आगे पल्मोनरी लग जाए तो ये काम उल्टा हो जाएगा, जहां शुद्ध है वहां पर अशुद्ध हो जाएगा, राइट। अशुद्ध रक्त को कौन प्रवाहित करता है, पल्मोनरी धमनी। और अगर इस सिरा के आगे पल्मोनरी सिरा लग जाए यानी पल्मोनरी लग जाए तो ये अशुद्ध की जगह पर फिर शुद्ध हो जाता है, यानी इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो हमसे तो पूछा है कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है, तो ये पल्मोनरी धमनी करता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको सिरा नहीं लिखा गया, अदरवाइज सिरा भी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये आपका एक्चुअली नाम वाइज आप जाइएगा कि आपके हृदय से आपके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जो ब्लड लेकर के जाता है वो प्योर ब्लड एक तो होता है, साथ ही साथ ये कौन लेकर के जाता है, जो धमनी होता है, इसलिए इसको हम शुद्ध रक्त बोल रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। जबकि आपके शरीर से फिर वापस इसी ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उसको लेकर के हृदय तक कौन आता है, तो ये सिरा आती है। तो धमनी शुद्ध रक्त और सिरा अशुद्ध रक्त। लेकिन नाम चेंज हो जाता है कब, जब ये बात आती है हृदय से फेफड़े तक और फेफड़े से हृदय तक। तो फेफड़े से हृदय तक शुद्ध रक्त जो लेकर के आता है वो अब धमनी नहीं रह गया, वो अब पल्मोनरी सिरा हो गया, शुद्ध रक्त लाने वाला, है ना। और जो अशुद्ध रक्त आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपके शरीर से हृदय तक आ रहा था, जिसको सिराएं लेकर के आ रही थी, अब जब ये हृदय से फेफड़े तक जाएंगे तो ये सिरा के थ्रू नहीं जाएंगे बल्कि पल्मोनरी धमनी के थ्रू जाएंगे। तो इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है पल्मोनरी धमनी में। आगे है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये आपके फ्रेडरिक बेंटिंग है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है, तो इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौड़ मिश्रण होता है, राइट, सी आंसर करेक्ट हो गया। आगे है निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है, तो ये आपका है नई होरिजन, ये कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, ये किसके कारण होता है, बेसिकली ये हमको बताना है। तो इसका कारण है परासरण, राइट, ऑस्मोसिस, पहला आंसर हमारा करेक्ट है, परासरण। यानी ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी फ्लूइड का या लिक्विड का प्रवाह होता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। और इसी माध्यम से जो किशमिश था वो आपका पानी में डुबोने पर फूल जाता है, राइट।
आगे है गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? यानी जो वॉइस बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसे हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। डी आंसर हमारा करेक्ट है। एडम का सेब, ये जो बढ़ा हुआ पार्ट आपका होता है ना, इसे हम लोग एडम्स एप्पल या एडम का सेब कहते हैं। डी आंसर हमारा करेक्ट है। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज हमने देखा था विल्हेम रॉन्टजेन के द्वारा की गई थी। ये आंसर हमारा करेक्ट है। मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से बना है? तो मानव स्पाइनल कॉलम जो है वो 33 हड्डियों से बना है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से बना है? 33। आगे बताइए कि पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नया नया लग रहा होगा। पश्चिमी ब्लॉट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो पश्चिमी ब्लॉट यानी वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण का उपयोग सकारात्मक एलिसा, जब एलिसा आपको लिखा होता तब आपको थोड़ा सा समझ में आता कि एलिसा जो टेस्ट है, ये एलिसा टेस्ट की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण HIV-1 के लिए IgG एंटीबॉडी का पता लगा सकता है, राइट। तो यानी ये आपका HIV के लिए एक नैदानिक परीक्षण होता है। एलिसा टेस्ट बेसिकली आप लोग जानते होंगे, है ना, जो HIV के लिए किया जाता है, HIV टेस्ट के लिए। सी आंसर हमारा करेक्ट है। सिटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? यह कई एक्सरे छवियों को छोड़ता है, तो ये सही बात है। स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, दर्दनाक नहीं होता है। 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है, तो सिटी स्कैन 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है, यह भी सही है। सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान करता है, तो यह भी सही है। सही नहीं हमसे पूछा था, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ऐसा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख इनमें से कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन ये करते हैं, इवन जो उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन होते हैं वो भी करते हैं, और ये डिब्बाबंद प्रोटीन कोट ये भी उल्लेख कर रहा है, बट ये आपका रेसस होगा, ठीक है। रेसस फैक्टर ये नहीं करता, क्योंकि ये रेसस फैक्टर एक्चुअली जो रेसस मंकी होता है ना, रेसस बंदर, उनमें जो RH एंटीजन मौजूद होता है उसे हम कहते हैं रेसस फैक्टर। सो ये नहीं कर रहा है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका इंग्लिश में देखिए लिखा गया है, अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया। सी आंसर करेक्ट है। और अगर पास की वस्तु ना स्पष्ट देख पाता तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, राइट। आगे है, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये भेड़ और बकरियों में पाया जाता है, ठीक है, भेड़ और बकरियों में। सी आंसर हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का जो उच्चतम स्रोत है ये अष्टभुज है। ये आंसर करेक्ट है। जिंक का जो उच्चतम स्रोत है ये अष्टभुज है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो ये बायोप्सी टेस्ट। ये आंसर हमारा करेक्ट है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। जब आप साइंस में पढ़े होगे तो आपको शुरुआत में ये दिखा होगा बचपन में कि भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। खसरा किसकी वजह से होता है? तो ये आपका वायरल, ठीक है, वायरस से होने वाला डिजीज है। बी आंसर करेक्ट है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं ये इनमें से तो कोई होगा नहीं, त्वचा। ये डी आंसर हमारा करेक्ट है। यानी आप देखते हो आपके हाथों का जो पाम, जो आपका पाम होता है ना, हथेली का जो पाम होता है वहां पर ज्यादा होता है, और जो आपके पैर की तली होती है वहां पर भी होता है। तो ये बेसिकली आपका त्वचा है, जो कि जिसमें पसीने वाली ग्लैंड यानी ग्रंथियां होती हैं। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सावली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप सावले या काले क्यों हो जाते हो? ये मेलेनिन के कारण, राइट। तो मेलेनिन को हटा दीजिए, फिर आप काले नहीं होगे, है ना, गोरे हो जाओगे। आगे है, मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार यानी 2015 से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? तो ये भी थोड़ा सा जनरल साइंस से कम, बल्कि थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड था उस टाइम पर 2016 में। तो ये आपका पूछा है कि मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधीय या पौधे से निकाली जाती है? तो ये आपका निकाली जाती है आर्टमिसिनिन, अजवैन, ठीक है, अजवैन के पौधे से, या इसी को हिंदी में शायद अजवाइन कहते हैं। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन आर्टमिसिनिन ये आप ध्यान में रखिएगा, इस औषधीय पौधे से इसको निकाला जाता है, जो एक मलेरिया रोधी दवा है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो आंतरिक जो गति निर्धारक है ये हमारे दिल में, हार्ट में, ठीक है, स्थित होता है। हृदय लिखना चाहिए था, दिल है।
निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो देखिए थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा इसमें से स्रावित नहीं होता है? थायरोक्सिन तो स्रावित होता ही है, ये तो आप पहले से जानते हो। ट्राई आयोडोथायरोनिन ये भी स्रावित होता है। इवन जो कैल्सीटोनिन है ये भी स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से, लेकिन जो थाइमोसिन है ये स्रावित नहीं होता है। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइमोसिन, राइट, डी आंसर हमारा करेक्ट है, जो नहीं स्रावित होता है। जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो जीन्स के निर्माण और विपणन का जो श्रेय है ये जाता है लेवी स्ट्रॉस को, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस, ये आंसर हमारा करेक्ट है। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज को क्या कहते हैं? तो ऊँट जो आवाज करते हैं, क्या उसे भौंकना या फिर मिमियाना, बड़बड़ाना? नहीं, बल्कि आपका बी आंसर करेक्ट है, गुरगुराहट कहते हैं इसको। ऊँट के द्वारा जो आवाज की जाती है इसे गुरगुराहट कहते हैं। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जो जहरीली मछली है वो आपकी पुफुर फिश है, पुफुर फिश, ठीक है, ये जो आपकी पुफुर फिश होती है ये जहरीली मछली होती है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो ये आपका है कीवी, रीढ़ की हड्डी वाला कह रहा है जीव कौन सा है? कीवी, राइट। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? अब ये तो आपको पता ही है कि सबसे तेज वो भी जमीन पर दौड़ने वाला चीता है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो हाइड्रोजन तो शामिल होता नहीं है, हीलियम शामिल होता नहीं है, जलवाष्प नहीं बल्कि नाइट्रोजन, डी हमारा करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो जो दो बोन होते हैं यानी बोन से बोन जो कनेक्ट होता है वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है? लिगामेंट्स, अस्थिबंध या स्नायु कहते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, बी आंसर हमारा करेक्ट है, लिगामेंट्स से जुड़ा होता है। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो एक कुबड़ वाले ऊंट को हम ड्रोमडेरी कहते हैं, सी आंसर हमारा करेक्ट है, एक कुबड़ वाले ऊंट को ध्यान देना, ड्रोमडेरी कहते हैं। आगे कि मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये आई थिंक थोड़ा सा इसमें दिक्कत है कि यहाँ पर लगभग 300 के करीब होती हैं, या फिर एग्जैक्ट आप देखोगे तो 305 ऐसा मतलब बताया जाता है, किताबों में लिखा है, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इसको स्किप करिएगा, लेकिन ये आपका 300 के करीब होना चाहिए था, ठीक है। तो कोई भी आप इसको कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना कि कितना होता है। आगे है दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है, इसकी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया ये राइजोबियम है, बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइजोबियम। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है? तो ये तो सबको पता है कि ग्लूकोज एक ऐसा कारण है, अगर ये बढ़ गया तो इससे आपको मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज है इसी को कंट्रोल कौन करता है? जो आपके पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें भी जो बीटा सेल है, वो जो बीटा सेल है जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, ये इस ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है और इसको ग्लूकागन में कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स का उदाहरण इनमें से कौन है? तो कंगारू, ये आंसर हमारा करेक्ट है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती हैं, सी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट, मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो एथलीट फुट या क्रो फुट या टेंडर फुट या जयपुर फुट? तो जयपुर फुट, ये बी आंसर हमारा करेक्ट है, ये एक कृत्रिम पैर है। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में क्या विशेष है? तो जो हमिंग बर्ड होती है ना, ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया होती है, पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है, ये इसकी खास विशेषता है। इसकी चोंच देखिए शरीर से भी लंबी होती है, लंबी तो होती है लेकिन इतना भी नहीं कि शरीर से लंबी हो जाए, बट इसकी चोंच लंबी होती है, ये आप देख सकते हो। बाकी ये वजन में भी काफी हल्की होती है, अगर इसके वजन की बात करें तो मात्र 1.6 ग्राम की होती है, केवल 1.6 ग्राम, और लंबाई 5.7 सेंटीमीटर। और जो इसमें मादा होते हैं वो बल्कि नर से कुछ बड़े होते हैं, राइट। और इसकी एक विशेषता और है कि ये आगे भी उड़ सकती है और पीछे भी उड़ सकती है, बिना टर्न लिए साइड में भी उड़ सकती है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। तो पहला आंसर जो है ये आपका, यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, जो कि इन ऑप्शंस के हिसाब से सही है। आगे है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का जो वैक्सीन है वो है बीसीजी, राइट, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। तो ए आंसर हमारा करेक्ट है। ABO खून जो ग्रुप प्रणाली है इसका आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर, सी आंसर हमारा करेक्ट है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो 0.4% होती है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसे ही क्या आपके बॉडी में नमक है? तो आपने देखा भी है, देखा क्या मतलब
जितने भी हमारे बॉडी से चीजें उत्सर्जित होती हैं अधिकांशतः वो नमकीन टाइप से होते हैं ना, थोड़ा खट्टे भी होते हैं, बट अगर हम बात करें हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है तो 0.4%। तो अगर अभी तक आप बने हो, आई होप कि आप बने होगे, या फिर जो भी हो, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो एटलीस्ट आप हमारे मोटिवेशन के लिए तो वीडियो को एक बार पहले लाइक जरूर कर दीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? तो वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? ये बोर्ड का आंसर है 5 लीटर, राइट। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधे के जो पत्तियां है, कह रहा है यहाँ से, जो पानी का वाष्पीकरण होता है इसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो सिरोसिस रोग है ये हमारे लीवर यानी जिगर, ठीक है, हिंदी में आपको जिगर कहेगा, यकृत कह सकता है, या लीवर, तो ये लीवर को प्रभावित करता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरीज में मापा जाता है ना, कि कितना कैलोरीज आपने एनर्जी ग्रहण किया। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। डी आंसर हमारा करेक्ट है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम आपको पता है, डायलिसिस। सी आंसर हमारा करेक्ट है, किडनी या गुर्दे, राइट। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ये तो फिर से आ गया, सी आंसर हमारा करेक्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीटेड हैं, और अगर होंगे भी तो वो थोड़ा घुमा फिरा करके हैं, क्योंकि किसी शिफ्ट में आपसे वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है घुमा फिरा करके, राइट। आगे है कैंसर शब्द, यानी ये जो कैंसर शब्द है ग्रीक के कार्सिनोस, ये भी ध्यान में रखना कि कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या है? तो ये कार्सिनोस, इसका अर्थ है केकड़ा। सी आंसर हमारा करेक्ट है। एक जो कैंसर शब्द है ये कार्सिनोस यानी ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है केकड़ा। आगे है कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो कीटनाशक यानी डीडीटी का आविष्कार किया था पॉल हरमन मुल्लर ने। बी आंसर हमारा करेक्ट है, पॉल हरमन मुल्लर ने किया था, राइट। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रय पौधे यानी पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो पैरासिटिक या पराश्रयी नाम से पता चल रहा है कि जो दूसरे पर आश्रित हो। तो ये इनमें से अगर हम बात करें तो विनस फ्लाई ट्रैप, सी आंसर हमारा करेक्ट है, जो कि एक पराश्रय या फिर इंग्लिश में पैरासिटिक प्लांट है। ये कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। अब ये दूसरे पौधों पर डिपेंड होता है अपने पोषण के लिए, राइट। सी आंसर हमारा करेक्ट है, विनस फ्लाई ट्रैप। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो नाम था कैस्कोग्राफ, राइट। कैस्कोग्राफ कहते हैं। ये जो कह रहा है पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण है, इसका नाम क्या है? कैस्कोग्राफ। शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि यकृत यानी लीवर में, और कहाँ स्टोर होता है? तो गॉल ब्लेडर में, राइट, गॉल ब्लेडर में। ये आंसर हमारा करेक्ट है, यकृत ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, और पित्ताशय में ये संचित होता है यानी गॉल ब्लेडर में। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से, राइट। ये आंसर हमारा करेक्ट है, टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध में जो वसा की मात्रा, इसके अनुकूलन की प्रक्रिया को हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, राइट। सी आंसर हमारा करेक्ट है, स्टैंडर्डाइजेशन। सी आंसर करेक्ट है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम लोग इनमें से ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये आंसर हमारा करेक्ट है, ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? हमारे अंदर तो हेट्रोडोंट होते हैं ना, तो जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं या फिर आप कह लो मैमल्स होते हैं, उनमें हेट्रोडोंट दांत पाए जाते हैं। जैसे तेंदुआ हो गया, हम लोग हो गए, घोड़ा हो गया, है ना। लेकिन जो मछलियां होती हैं जैसे शार्क या फिर मगरमच्छ होते हैं, इनमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। हमारे अंदर आप जानते हो इंसीजर हो गया आपका ना, इंसीजर्स हो गए, फिर कैनाइन हो गए, और मोलर, प्रीमोलर, है ना। तो ये अलग अलग दांत, अलग अलग काम होता है इनका, लेकिन जिनमें एक ही तरह के दांत पाए जाते हैं उनको हम होमोडोंट बोलते हैं, जिनमें अलग अलग उनको हेट्रोडोंट बोलते हैं। तो मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्ट्रॉबेरी तो फल है ही, नाशपाती है ही, अंगूर है ही, बस टमाटर एक ऐसा फल है, ठीक है, ये फल है एक्चुअली, इसको लोग फल बोलते हैं, लेकिन हम इसको सब्जी की तरह यूज करते हैं। डी आंसर हमारा करेक्ट है।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पथरी यानी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना। अब अधिक पानी पीते हो तो इससे आपको पथरी नहीं होगा, तो ये कारण थोड़े ना हो जाएगा। सो यही हमारा कारण नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डायबिटीज मेलिटस या ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना या पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, ये सारे के सारे किडनी के गठन के कारण हैं। स्लीप अपनिया। स्लीप जो अपनिया है ये सोते समय किससे संबंधित है? तो सोते समय जो खर्राटे मारते हैं इससे हम कहते हैं स्लीप अपनिया। सी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से कौन बताता है? देखिए, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये भी हमारा हार्ट से ही संबंधित है, यानी हृदय में ये हार्ट रेट और इसके लय से संबंधित कमियों को बताता है। लेकिन जो इकोकार्डियोग्राम होता है ये हमारे हार्ट के मांसपेशियों और उनके वाल्वों की शारीरिक रचना और कार्य के बारे में जानकारी देता है। तो हमसे तो पूछा है कौन सा हृदय के कार्य के बारे में जानकारी देता है, तो आपको बी आंसर टिक करना है, राइट। इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं, राइट। आगे है रेटिनॉल, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? रेटिनॉल ये आपका हो जाएगा विटामिन ए। और भी जितने हैं इनको आप एक बार जरूर देख लेना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आपसे पूछा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 5 में 5 है और ये पेंट है, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। और यहाँ पर विटामिन B6 हो गया पायरोडॉक्सिन, और 7 विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 जो होता है आपका साइनोकोबालामीन हो गया, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, और विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फाइलोक्विनोन, राइट। आगे है टेबल दानेदार चीनी, सामान्यतः यानी जो टेबल शुगर होता है ये सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे ही हम लोग कहते हैं सुक्रोज। ये आपका डाइसैकेराइड है, पहला आंसर करेक्ट है। ये 2 यूनिट यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, एक अणु ग्लूकोज का होता है, एक अणु फ्रुक्टोज का होता है, तो इनसे मिलकर के बनता है। ये दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इन 2 मोनोसैकेराइड्स के अणु से मिलकर के ये सुक्रोज बनता है, जो कि डाइसैकेराइड है, राइट। सिटी स्कैन में सिटी का अर्थ है, तो सिटी स्कैन में जो सी और टी का अर्थ है कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, राइट। कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग ये सिटी का मतलब है सिटी स्कैन में। डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो ये आपका है मैक्रो। सी आंसर हमारा करेक्ट है। मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बाकी बॉल और सॉकेट, सैडल और ग्लाइडिंग ये मानव हड्डी के जोड़ हैं। आगे है एमआरआई, किसका संक्षिप्त रूप है? तो एमआरआई बोले तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आपके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर का इमेज बना करके दिखाए, ये आपका एमआरआई है। सो बी आंसर हमारा करेक्ट है। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो काफी आसान सा सवाल, अभी हमने देखा रेटिनॉल। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए हमारे शरीर में तो ये पथरी का कारण बनती है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? यानी जिसमें ब्लड यानी कि कटपिट ना हो और आपकी सर्जरी हो जाए तो ये लेजर के माध्यम से होती है। पहला आंसर करेक्ट है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो अब देखिए एंजाइम भी स्रावित कर रही है और हार्मोन भी, इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं। जो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, वो भी बिना डक्ट के, बिना नली के ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ऐसे ग्रंथि जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं या किसी जूस का सिक्रेशन करती हैं जिसमें एंजाइम होते हैं, जो कि किसी नली के माध्यम से करते हैं, इसमें नली की जरूरत पड़ती है और नली के माध्यम से ये सिक्रेशन करते हैं एंजाइम का, इसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो ये आपके एंडोक्राइन है, जितने भी आपको दिख रहे हैं, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थाइमस, है ना, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, ये सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं ये एंडोक्राइन हैं। लेकिन जितने पाचक ग्रंथि होते हैं ना, वो आपके एक्सोक्राइन होते हैं, जिनमें जूस का सिक्रेशन होता है, जिनमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सारे के सारे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। लेकिन जो अग्नाशय ये दोनों तरह का है, ये एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है, हार्मोन का भी करता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका पेनक्रियाज है, ये जो लीवर के पास में होता है ना पेनक्रियाज, तो ये आपका दोनों तरीके का ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित कर सकता है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है, निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? अब एक्वेरियम ये मानव द्वारा निर्मित एक पारिस्थितिकी तंत्र है, पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है। ऐसे जितने भी आपके तंत्र हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे आपका बगीचा वगैरह हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, है ना, तो ये जो आप मधुमक्खी पालन या फिर मछली पालन, सुअर पालन, कोई भी कह लीजिए, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं,
वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। राइट। आगे है मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी। कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ये उस टाइम का थोड़ा जनरल अवेयरनेस टाइप से क्वेश्चन था। ये हाल ही में खोज की गई थी ये कड़ी, जो कि मानव विकास से संबंध रखती थी। ये जो कड़ी थी इसे हम होमो नेलेडी कहते हैं, होमो नेलेडी। राइट। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो दूसरा नाम है वो है पुनः संयोजक। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो दूसरा नाम है पुनः संयोजक। आगे है निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो एचआईवी ये जो वायरस है ये एक ही सुई का बार बार प्रयोग करने से या यौन संबंध से या स्तनपान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं जा सकता है। इस वजह से ये ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दांत का एनेमल किससे बना है? तो ये जो दांत का एनेमल होता है ये एक बहुत ही कठोर या हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना है। ये हमारे दांतों में ये वाला जो पार्ट है ये एनेमल वाला पार्ट है जो कि बहुत ही हार्डेस्ट होता है, जो हमारे दांतों की सुरक्षा करता है। ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। आगे है मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये जो नोबेल प्राइज दिया गया था रोनाल्ड रॉस को दिया गया था। यानी इन्होंने मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण के लिए खोज किया था। राइट। रोनाल्ड रॉस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मनुष्यों के वैज्ञानिक का नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? ये वाइज होमिनिड, डी आंसर हमारा करेक्ट है। बुद्धिमान मानव, वाइज होमिनिड, ये होमोसेपियंस जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है इसका अर्थ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है। क्यों? क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, पेड़ सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, या पेड़ मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पाद प्रदान करते हैं, या पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, ये सही बात है। और ये सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। यहाँ पर सोख लेते हैं इन द सेंस ये है, अगर हम देखें तो डी भी हमारा सही लग रहा है, लेकिन पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, इसका मतलब होता है कि जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण का, जिसके लिए हम वन रोपण करते हैं। लेकिन ये भी तो हमारा सही है, बट इसमें जो बोर्ड ने आंसर दिया था ये दिया था ए कि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रणाली है जो कार्बन को जितना छोड़ती है उससे कहीं ज्यादा ये अवशोषित कर लेती है, जिससे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है और इसे ठोस या तरल रूप में संग्रहित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया जिसे कार्बन सिक्रेटेशन के रूप में जाना जाता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये पेड़ों से कार्बन सिंक हमारा करेक्ट आंसर था, ये बोर्ड ने आंसर दिया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित यानी वायरल रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही हो जाता है। डेंगू ये ट्रॉपिकल फ्लू वायरस से होता है, वायरल डिजीज है। एड्स आपका एचआईवी वायरस से होने वाला, ये भी वायरल डिजीज है। रिंडर पोस्ट को देखा जाए तो ये भी आपका मोरबिली वायरस से होने वाला रोग है। तो सारे के सारे तो वायरस से ही होने वाले रोग हैं, तो फिर इसमें कोई आंसर करेक्ट ही नहीं है। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर डी दिया था शायद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी वायरल डिजीज नहीं है। आपको अगर लगे या फिर इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वायरल डिजीज है या फिर कोई और। एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो अभी हमने देखा था कि एलिसा टेस्ट किसके लिए करते हैं? एचआईवी के कारण होने वाले जो एड्स है इसके निदान के लिए किया जाता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एचआईवी। निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो मोलस्का परिवार या फिर मोलस्का, आप यहाँ पर संघ लिखो, ठीक है, संघ, क्योंकि जैसा ऑप्शन दिया गया है ये आपका फाइलम या फिर फाइलम आप लिख लो, ठीक है। तो ये आपका घोंघा है जो मोलस्का संघ से संबंधित है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है, मोलस्का से घोंघा संबंधित है। कॉकरोच जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। केचुआ एनेलिडा संघ से संबंधित है। स्टारफिश यानी तारा मछली जो होती है ये फाइलम इचिनोडर्मेटा से आती है, इचिनोडर्मेटा फाइलम से आती है। राइट। आगे है मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली जड़ का एक उदाहरण है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो क्या है? तो ये जो अदरक है जो कि एक राइजोम है ये भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना है। पाचन तंत्र में मौजूद जो रस है ये कह रहा है उसमें स्पेशली गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहा है। इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें HCl शामिल होता है। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है इसमें HCl शामिल होता है। जो ये जो पेप्सिनोजन होता है ना, पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव करने का काम करता है, यानी पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और यही जो पेप्सिन है आगे चल करके प्रोटीन को
प्रोटीन को ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स में, पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, राइट। तो HCl हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। रक्त में सफेद रक्त कण ये डैश यानी क्या करते हैं, तो जब भी आपको सफेद रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल की बात आए, तो ये हमेशा रोगों से लड़ने का काम करेंगे या हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे या संक्रमण से बचाएंगे, यही होता है, यानी इनका लड़ने का काम होता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ये आपका जो डोडेनम है, ठीक है, डोडेनम ये किसका भाग है, तो ये जो डोडेनम है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये आप देख रहे हो जो सी शेप में है, जो आपका स्टमक के जस्ट बाद ये जो सी शेप में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो पहला ही भाग होता है इसे हम डोडेनम कहते हैं। इसका शेप पूछता है, ये सी शेप में होता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका बीच वाला जो भाग होता है इसे हम लोग इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम, राइट है, ये हमारा पेन ही नहीं चल रहा है, इलियम कहते हैं। और इसे जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे हम जेजुनम कहते हैं। तो इसको ध्यान देना, जो डोडेनम है ये छोटी आंत का पार्ट है। आगे है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो रक्त कैंसर के लिए अगर हम बात करें तो कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया या माइलोमा या लिम्फोमा, हमें पूछा है रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता, तो ये आई थिंक कार्सिनोमा है, ठीक है, कार्सिनोमा पहला आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा ये जो उसमें रिंग बने होते हैं, जो छल्ले होते हैं, इनको काउंट किया जाता है ना, ये जो छल्ले बने होते हैं इनको काउंट किया जाता है। तो पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करना, ये पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम का अंश नहीं है। तो ये आपका जो किडनी है ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है। जो मूत्रवाहिनी या मूत्राशय कह लीजिए, मूत्राशय, यूट्रस नहीं होगा यहाँ पर, ब्लैडर होगा, ठीक है, जो ब्लैडर होता है यानी मूत्राशय हो, और यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, ये सारे के सारे आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम है। बट जो यूट्रस है, गर्भाशय, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है, यानी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि यानी मेमोरी ग्लैंड से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये क्या प्रदान करता है नवजात शिशु को, तो ये जो कोलेस्ट्रम है ये रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर शरीर में चोट लगती है तो इसमें आपका मिटोसिस होता है, ठीक है, ए आंसर हमारा करेक्ट है। ये जो आपका समसूत्रण है मिटोसिस, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, अगर आपको चोट लगा तो अगर सेल अलग अलग हो गए तो इसमें जितने क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं यानी 23 जोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि ये बट जाएंगे, इनमें भी 46 ही होगा, इनमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, यानी इतने ही क्रोमोसोम रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये बट जाएंगे। तो ये समसूत्रण विभाजन होता है या फिर मिटोसिस होता है जब हमको चोट लग जाता है, और उसके मरम्मत के लिए जो सेल विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो मिटोसिस होता है यानी समसूत्रण होता है। आगे है कि पेट की परत यानी स्टमक लिनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। ये घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl हमारे पेट में अभी हमने देखा था HCl सिक्रेट होता है ना, ये आंसर हमारा करेक्ट है। एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। अब मादा युग्मक में पूछा है, अभी हम लोग जो देख रहे थे मिटोसिस और मियोसिस, यहाँ पर जोड़ी नहीं होगा, केवल क्रोमोसोम, क्योंकि चाहे वो आपका मादा हो यानी फीमेल हो या फिर मेल हो, ठीक है, मेल, इसको गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट या फिर जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, फीमेल गैमेट, इनको हम लोग सेक्स सेल कह सकते हैं, ठीक है, सेक्स सेल्स। जो सेक्स सेल होते हैं यानी जनन कोशिकाएं होती हैं, जिसमें पुरुषों के केस में मेल गैमेट्स और इसमें फीमेल गैमेट्स। पुरुषों के केस में जो मेल गैमेट्स होता है ये क्या होता है, स्पर्म जो होता है ना आपका, स्पर्म, और महिलाओं के केस में जो ओवरी होता है ना, या फिर ओवरी कहते हैं या ओवम कहते हैं। तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, महिलाओं में अंडाणु, इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होता है हमारे हर एक ऑर्गन में, लेकिन इसमें जब सेल डिवीजन होता है तो ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, 23 में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो केवल इसमें 23 ही क्रोमोसोम होते हैं, जोड़ी में नहीं होते हैं। ये डिवीजन हो के केवल 23 जोड़ी मेल वाले में, ठीक है, मेल वाले का 23 जोड़ी और फीमेल का 23 क्रोमोसोम, या फीमेल का 23 क्रोमोसोम, ये मिलकर के जो भी संतान होता है उसमें चले जाते हैं, जिससे उसके भी हर एक ऑर्गन के सेल्स में
46 क्रोमोजोम हो जाते हैं, है ना। तो मेल का 23 और फीमेल का 23 क्रोमोजोम मिला करके जो नया संतान होता है उसमें 46 क्रोमोजोम हो जाते हैं। तो अगर मेल युग्मक या फीमेल युग्मक की बात करें तो इसमें केवल 23 क्रोमोजोम होते हैं, जोड़ी में नहीं होते हैं। बी आंसर हमारा करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो ये आपका वायरस, ठीक है, वायरस द्वारा होने वाला रोग है जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है, राइट, हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये आपका जो प्रोटियोज है या फिर एमाइलेज है या लाइपेज है, ये सारे के सारे एक पाचक एंजाइम है, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज है ये आपका पाचक एंजाइम नहीं है। इस वजह से यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोटीएज है ये आपका प्रोटीन्स को पेप्टाइड से अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। अमाइलेज है ये भी एंजाइम है, लाइपेज ये भी एंजाइम है, बट ये जो आपका सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज है ये आपका एंजाइम पाचक एंजाइम नहीं है। सो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंडाणु के साथ शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। तो इनमें से कौन सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। डॉल्फिन ध्यान में रखिएगा, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है और जिसको अक्सर सदमे के उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है। यह एक मानसिक रोग का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ECT, ध्यान में रखिएगा, ECT यानी इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी कहते हैं, राइट। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। ये कुछ इस तरीके से रोगी के ब्रेन में, कह लो रोगी के मस्तिष्क में ऐसे विद्युत रूप से लगाया जाता है। जो शॉक ट्रीटमेंट है ये सदमे के उपचार के लिए है। आगे निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करता है, प्रोलैक्टिन स्रावित करता है, वैसोप्रेसिन भी स्रावित करता है, लेकिन सोमास्टोस्टाटिन ये स्रावित नहीं करता है। हालांकि ये कई लोकेशन से स्रावित होता है बट ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है। सो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो अभी हमने डिग्री सेल्सियस में देखा था, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये जो जेटिन है किसमें उत्पादित किया जाता है और जाइलम किसमें संचारित किया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो ये जो जेटिन है ये जड़ों में उत्पादित किया जाता है, जड़ों में, और ये जो जाइलम है ये यहाँ पर में होगा, ये आपका टहनियों या फिर पत्तियों में, ठीक है, टहनियों या फिर पत्तियों में संचारित किया जाता है। ये बेसिकली जो जाइलम है ये जल का संवहन करता है, जड़ से जल को पौधों के टहनियों तक लेकर के जाने का काम करता है जिससे इनका ग्रोथ हो सके, और ये भी एक ग्रोथ ही हार्मोन है जो जेटिन है जो जड़ों में उत्पादित किया जाता है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो RAST या फिर ये जो IgE है या फिर हीमोग्लोबिन A1C है, ये सारे के सारे एलर्जी जांच टेस्ट हैं, बट जो एलिसा है ये हमने देखा था कि ये HIV टेस्ट का, यानी HIV वायरस से जो एड्स होता है उसके टेस्ट के लिए है, राइट। आगे है मनुष्य के शरीर में वर्ट्रेबा निम्न में से किसका भाग है? तो ये जो वर्ट्रेबा है ये रीढ़ की हड्डी का भाग है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। वर्ट्रेबा रीढ़ की हड्डी का एक भाग है। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है ना, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? साइफिलिसिस या सिरोसिस यानी कि सिरोसिस, या फिर सिलिकोसिस या पार्किंसंस? तो ये थोड़ा मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ, रोग जो है मुख्यतः ये सिलिकोसिस के कारण होता है, नहीं, आई थिंक यही आपका करेक्ट है, सी आंसर, ठीक है, सिलिकोसिस के कारण, बट इसको आप एक बार चेक कर लेना, राइट। ये जो आपका है किसके कारण होता है? जो रोग मुख्यतः व्यावसायिक का मतलब हो गया यहाँ पर, आई थिंक ये जो आपका सिलिकोसिस है यही करेक्ट होगा, ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है हेप्टोलॉजी से। आपका क्या? लीवर, ठीक है, यानी यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित आपका हेप्टोलॉजी है। मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने या क्लॉटिंग में मदद करते हैं? तो ये प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और यही फिर फाइब्रिन आपका जो आपके WBC, RBC या प्लेटलेट्स हैं इनके साथ मिलकर के जाल रूपी संरचना बना लेता है जिसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। तो ये जो रक्त का प्लेटलेट्स है प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करता है, राइट। ये आंसर हमारा करेक्ट है।
मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है, जो सेरेब्रम का एक पार्ट होता है। सॉरी, ये आपका सेरेब्रम ही हो जाएगा, ठीक है, सेरेब्रम। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेरेब्रम दिया हुआ है कि कौन सा हिस्सा है। वैसे अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो हाइपोथैलेमस होना चाहिए था, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है ये मुख्य रूप से सोचने का काम करता है, स्मृति का काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपका भावनाओं, बुद्धि सब कुछ दिया हुआ है, तो ये आपका सेरेब्रम में आ जाएगा, ठीक है। केवल अगर स्मृति की बात होती या मुख्य रूप से सोचने की बात होती तो हाइपोथैलेमस हम टिक करते हैं, लेकिन सेरेब्रम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरेब्रम। आगे है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमी। हिंदी में नहीं देगा, हिंदी में तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है वर्गीकरण विज्ञान, लेकिन टेक्सोनॉमी कहते हैं इसको। वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो ये है सल्फर। सी आंसर हमारा करेक्ट है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर है। पौधों के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण केस्कोग्राफ, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये हम देखे थे कि विकास यानी पौधों के विकास को नापने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसे हम केस्कोग्राफ कहते हैं, लेकिन इसका आविष्कार सत्येंद्र बोस ने किया था, ठीक है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो ये हैजा है। ये आंसर हमारा करेक्ट है, हैजा, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गेनल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी कौन सा ये ऑर्गेनल्स है जो पौधों में तो पाया जाता है लेकिन जानवरों में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट ये आपका है जो पौधों में पाया जाता है लेकिन जानवरों में नहीं। बाकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम, ये आपका जानवरों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ये केवल पौधों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की यहाँ पर निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा कह रहा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? यह आपका हो जाएगा एंड्रोलॉजी, ठीक है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है, एंड्रोलॉजी। जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है। ये ध्यान देना, निर्माण यकृत में होता है। कहाँ से ये फिर सेक्रेट होता है? किडनी से, ठीक है। किडनी से बाहर निकल जाता है, यानी पेशाब बन करके। आगे है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जोनास साल के द्वारा की गई थी। सी आंसर हमारा करेक्ट है। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो ये प्लेग जो एक खतरनाक बीमारी थी उसके, ठीक है, उसके उन्मूलन की याद के रूप में किया गया था। तो ये प्लेग हमारा करेक्ट आंसर है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए या बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं। ये आंसर हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो कोई भी जानवर जो रेबीज से संक्रमित है उसके काटने से ये फैलने वाला रोग है रेबीज। सी आंसर हमारा करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि ये रेबीज उन्हीं जानवरों से फैलेगा जो पहले से ही संक्रमित है रेबीज से। अगर नहीं संक्रमित है तो ये रेबीज आपको नहीं होगा। आगे है कि मनुष्य में ताप नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अगर ताप नियमन की बात आए तो यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, जो कि आपके फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम ये आपका कवक है जो कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये आयरन होता है, लोहा होता है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो ये सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो एपिडर्मिस है ये टॉप लेयर होता है और जो हाइपोडर्मिस है ये बॉटम लेयर होता है और ये जो डर्मिस है ये आपका मिडिल लेयर होता है, राइट। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, तो नंबर में पूछा है कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो आप ध्यान देना 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन कोशिकाएं हमारे फेफड़ों में होती हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ये जो ल्यूकेमिया है ये कैंसर का, ये मतलब क्या है, एक कैंसर है, ठीक है, एक तरीके का कैंसर रोग है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होने लगती है। तो ये सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है, राइट।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें कि एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपाइसिस कहलाता है। किसी जहरीले पदार्थ का विषहरण या निराकरण। ऑप्शंस आपके हैं कि 1 और 2 दोनों हड्डियों के ढांचे के कार्य है, या 1 और 2 दोनों किडनी के कार्य हैं, गुर्दे के कार्य हैं, या पहला गुर्दे का कार्य है और दूसरा हड्डियों का, या पहल एक जोड़ों का कार्य है और दूसरा हड्डियों के ढांचे का कार्य। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है कि ये दोनों किडनी के कार्य हैं, कि एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपाइसिस कहलाता है, ये किडनी में होता है, और ये किसी जहरीले पदार्थ को विषहरण या निराकरण करना ये भी किडनी का काम होता है। सॉरी, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों का दोनों हमारे गुर्दे के कार्य हैं। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो आपका है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, भ्रूण विज्ञान नहीं, आप एम्ब्रियोलॉजी ध्यान में रखना, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। आगे है कि पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए पौधे के विकास के लिए, ये 5.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए, तब पौधों में विकास ठीक से होगा। तो ध्यान रहे 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए पीएच वैल्यू। सॉरी, ये थोड़ा सिस्टम हमारा यहाँ पर हैंग कर रहा है। आगे है सफेद दाग यानी ल्यूकोडेमा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो हर्बल यूज होता है, जैसा कि नाम है ल्यूकोडेमा यानी सफेद दाग, तो ये ल्यूकोजेन हर्बल के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। ल्यूकोजेन, राइट। बी आंसर हमारा करेक्ट है। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है, एसिटिलीन का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों आंसर करेक्ट है, यानी कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन। ये आंसर हमारा करेक्ट है। कह रहा है मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेल देती हैं, तो ये आपकी मूत्र वाहिनी होती है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ये जो मूत्र वाहिनी है, ये मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर की जो पल्स दर की जांच है, ये ऑब्वियसली जो दिल की फंक्शनिंग है इसको जांचने के लिए की जाती है। तो पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है। ग्रेव रोग यानी ये कह रहा है एक्सोपैथेलेमिक ग्वाइटर जो है, ये थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। अगर ये ज्यादा सिक्रेट होने लगा तो इससे ग्रेव रोग यानी ग्वाइटर रोग या फिर घेंघा रोग हो जाता है। ये आयोडीन की कमी से होता है ना। तो थायराइड हार्मोन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑन्कियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे हम लोग, है ना। सी आंसर हमारा करेक्ट है, ऑन्कियोलॉजिस्ट। परागण यानी पॉलिनेशन डैश है, तो ये जो परागण है वो क्या है? ये परागण जो है, जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं, ठीक है, उसमें परागकोश से जो पराग कण होते हैं, इनका उड़ करके पौधे के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा, ठीक है ना, स्टिग्मा, यहाँ पर उड़ करके आकर के यहाँ बैठ जाने को हम परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का जो संचार है, ये हमारा कहलाता है पॉलिनेशन, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर है। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये इंसुलिन है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। गैस मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, तो ये कौन काम करता है? हमारा लीवर काम करता है। देखिए, फिल्ट्रेशन का काम करता है ब्लड को किडनी, लेकिन हमारे शरीर में जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, बहुत सारा कुछ आप तो खाते हो, नूडल्स खाते हो, मैगी वगैरह, पिज्जा वगैरह, बर्गर, तो इतने सारे जो चीज़ों खाते हो, अगर फूड पॉइजनिंग हुआ थोड़ा बहुत भी, तो उसको डिटॉक्स करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ये बेचारा सब कुछ झेलता है, लेकिन अपने आप को ये खुद से ठीक भी कर लेता है अगर आप अच्छा खाना खाएं तो, और नियमित शारीरिक व्यायाम करें तो। आगे है पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट क्या करता है? तो ये यूरिया में परिवर्तित हो जाता है या फिर मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो पौधे के मामले में या फिर पौधे के मामले या फिर यहाँ पर होगा गमले, पौधे के गमले में मिट्टी से सोखा गया जो नाइट्रेट है वो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। विश्व एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम यानी एड्स, ये जो आपका दिवस है, यानी एचआईवी संक्रमण से फैलने वाली महामारी एपिडेमिक के बारे में
लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से कब मनाया गया था या मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर 2015 को मनाया गया था। ठीक है, डी आंसर हमारा करेक्ट है। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ ये कब मनाया गया था, 2015 में, राइट। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो डेंगू बुखार एक ब्रेक बोन फीवर है, सी आंसर हमारा करेक्ट है। ये किस टाइप का फीवर है, ब्रेक बोन फीवर है। जो डेंगू बुखार है ये एक ब्रेक बोन फीवर है। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर विश्व का उच्चतम एवं सबसे महंगा ऊन देता है, तो ये चिरू है। चिरू ये विश्व का एक लुप्त प्राय है जो अब नहीं है, बट ये सबसे महंगा ऊन देता था। ठीक है, आगे है सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जॉन हॉब्स ने। बी आंसर हमारा करेक्ट है, पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था, जॉन हॉब्स ने। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू में एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड पाया जाता है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। एसिटिक एसिड तो विनेगर में पाया जाता है, सिरके में। आगे है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको पता है ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और बी से बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी, राइट। आगे है मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो मोटापे को नापने के लिए हम लोग BMI, ठीक है, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली ये फैट को मेजर करता है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, तो डॉल्फिन के समूह को हम पॉड कहते हैं, तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो पोलियो के टीके की खोज ये कई बार पूछा गया एनटीपीसी में ही, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोनास साल्क ने, ठीक है, पोलियो के टीके की खोज किया था जोनास साल्क ने। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है ये आपका स्टेपीज है, सी आंसर हमारा करेक्ट है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी ये हमिंग बर्ड है, ये आंसर हमारा करेक्ट है, हमिंग बर्ड। और ये सबसे कम वजन वाला भी चिड़िया है, ठीक है, बहुत ही कम इसका वजन होता है और लंबाई भी बहुत कम होती है। इसी वजह से ये सबसे छोटा हम कह सकते हैं हमारे मतलब संसार में, पूरे विश्व में सबसे जो छोटी चिड़िया होती है, कम वजन की चिड़िया होती है, वो हमिंग बर्ड ही है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये चार्ल्स डार्विन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो अगर बात आए पानी का यानी जल का, ये जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो ये जाइलम करता है। और अगर बात आए फल को या कह दो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो जल से जाइलम, फ से फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। तो आप फ्लोएम को टिक करना। यहाँ पर हमको पानी यानी जल का बात कर रहा है, इसके परिवहन को सक्षम करता है, तो जाइलम हमारा करेक्ट आंसर है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो यह आपका कोशिका है, पहला आंसर हमारा करेक्ट है, सेल। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। डैश प्रकंद यानी कि राइजोम का एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा अदरक। अभी हमने देखा था अदरक जो कि एक राइजोम था, और इसका मतलब ये जो अदरक होता है ये क्या होता है, ये तना होता है, भूमिगत तना होता है ना, और ये राइजोम का एक एग्जाम्पल है। टमाटर क्या है, तो टमाटर बेसिकली एक फल है जिसको हम सब्जी की तरह यूज करते हैं, बी आंसर हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो किसके अधिकतम पैर होते हैं, ये एक बार आप देख लेना। सहस्त्रपाद आंसर दिया गया था, अब ये क्या होता है मुझे नहीं पता, बट 20 का करेक्ट आंसर था कि सहस्त्रपाद, ठीक है, ये आपका इसमें अधिकतम पैर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाने का काम प्रकाश संश्लेषण का हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, कि यह एक चिकित्सीय उपकरण है, यह गैर चिकित्सीय उपकरण है, या फिर इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने, या फिर इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। तो ये तो पहली बात चिकित्सीय उपकरण है, और इसका यूज हम क्या करते हैं, ब्लड का यानी जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को जांचने के लिए करते हैं, ठीक है, यानी इसके स्तर को देखने के लिए करते हैं कि ब्लड शुगर है उसका स्तर कितना बढ़ा है। तो पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बस ये एक चिकित्सीय उपकरण है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये एक चिकित्सीय उपकरण है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पीछे आया था जिसमें कुछ ज्यादा ही दिखा गया था कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम होता है अगर टेम्परेचर, जबकि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो इससे अगर कम हुआ 2 से 3 डिग्री यानी 95 तक अगर आप चले गए डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो आपको हाइपोथर्मिया, ठीक है, ये किसका कारण बनता है? इस स्थिति को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। और यहीं पर अगर बढ़ गया, यानी जब आपको 100 से ऊपर चला गया, 101 डिग्री का बुखार आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो ये आपका हाइपरथर्मिया हो जाता है, हाइपो और हाइपर, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा हो गया, आप कहते हो ना 104 डिग्री का बुखार लग गया, तो ये आपका हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है और ये काफ़ी सीवियर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, इसमें आदमी की जान जा सकती है, राइट। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे मोटिवेशन के लिए कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। भले ही आप शेयर ना करो, सब्सक्राइब ना करो, एटलीस्ट आप लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।